नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आगामी सभी रेलवे के एग्जाम्स खास करके एनटीपीसी ग्रुप डी इत्यादि के लिए जो हम लोग न्यू 30 सीरीज स्टार्ट किए हैं, आज हम न्यू 30 सीरीज में क्लास नंबर 7 को देखेंगे। इससे पहले हमने आपको 6 क्लास करा दिया है, साथ ही जो भी बच्चे पीडीएफ बाय किए हैं उनको पीडीएफ भी दे दी गई है और आगे की क्लास के लिए उन्हें ग्रुप में ऐड भी कर दिया गया है। आशा करते हैं कि आप वीडियो देखने के बाद पीडीएफ से रिवीजन कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। जो बच्चे नए हैं उनके लिए बता दूं, हमारे एक प्रश्न के, एक क्वेश्चन के कई सारे एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं और ये एक्स्ट्रा फैक्ट काफ़ी जहरीली होती है जो सीधे आपको कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर नज़र आती है। तो बिना किसी बातों को इग्नोर किए हुए वीडियो को शुरू से अंत तक देखा कीजिए, है ना। ये मत देखिए कि बहुत कम आदमी देख रहा है तो कंटेंट में दम नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, पूरे इंडिया में कोई पढ़ाता होगा तो मैं भी पूरे शिद्दत से पढ़ाता हूँ और मैं वही पढ़ाऊँगा जो काम की है, इधर उधर की बात नहीं पढ़ाऊँगा और बहुत हल्का क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ाऊँगा जो आप जानते हैं, ठीक है। वो पढ़ाने के लिए बहुत बड़े बड़े लोग हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए आपको इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करना है और कंटेंट को बाय करना है। चाहे आप एसएससी की एमटीएस से लेकर सीजीएल का मेंस देने वाले हैं, आप दिल्ली पुलिस देने वाले हैं, आप बिहार एसएससी पुलिस दरोगा जो भी एग्जाम होती है, इसके अलावा रेलवे का कोई सा भी एग्जाम देने वाले हैं, आप हमारे कंटेंट का सहारा ले सकते हैं। और जो जिन्होंने पास्ट में लिया है उनसे जो है फीडबैक आप पूछ सकते हैं टेलीग्राम इत्यादि के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारे जो है बच्चे सक्सेस होकर कहीं ना कहीं सेट हुए हैं बहुत कम समय में। आप भी अपनी जर्नी को आसान बना सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लिंक के थ्रू भी कंटेंट को बाय कर सकते हैं। लिंक क्लिक करेंगे व्हाट्सएप पे ले जाएगा, वहाँ से मैसेज करके कंटेंट के बारे में बात करेंगे। पहला जो हमारा प्रश्न है कि हाल में ही किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा स्वदेशी मैक्रो प्रोसेसर शक्ति की खोज की गई। देखिए, आज से 1.5 साल पहले मैंने एक क्वेश्चन आपको पढ़ाया था और एसएससी सीजीएल ने पूछा था। वो कौन सा क्वेश्चन था कि भाई भारत के कौन से आईआईटी संस्थान के द्वारा स्वदेशी, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम भारोस का जो है खोज किया गया। वो भी आईआईटी मद्रास ही था और हूबहू लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा गया था। आज यहाँ पे इसको बता रहा हूँ, ये सीधे कंप्यूटर के अंदर नज़र आएगी, लिख लो कहीं पे। तो भैया ये है आईआईटी मद्रास, ठीक है। आईआईटी मद्रास ने शक्ति नामक जो है माइक्रो प्रोसेसर जो स्वदेशी है ना, ये जो है इंडिजीनियस है, तो ये आपको जो है खोजा है आईआईटी मद्रास के द्वारा। इस क्वेश्चन को एग्जामिनर थोड़ा और छीलेगा तो आपसे पूछेगा कि जो शक्ति माइक्रो प्रोसेसर जो भाई स्वदेशी निर्मित है, जो आईआईटी मद्रास के द्वारा खोजा गया है, तो इस कार्य में कौन इसे सपोर्ट किया है। तो आप कहेंगे इसरो के सहयोग से। तो इसरो और आईआईटी मद्रास के जो है संयुक्त प्रयास से जो है शक्ति को खोजा गया है। और शक्ति क्या है ना, स्वदेशी मैक्रो प्रोसेसर है। 2023 में आईआईटी मद्रास ने स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम भारोस की खोज की थी। फिर से यहाँ पे रिपीट करता हूँ क्योंकि 2 बार तो ये पूछे जा चुके हैं, है ना। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। इससे पहले हो सकता है कि मैं आपको ये पढ़ाया हूँ कि ये एंड्रॉयड है ना, स्वदेशी एंड्रॉयड, चूँकि एंड्रॉयड भी क्या है, एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस प्रकार की बात मैंने आपको पहले ही बता दिया है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग एनआरआईएफ जो रिपोर्ट जारी करता है कि भाई देश में कौन से संस्था को कौन सा रैंक दिया जाए, तो 2024 में जो रिपोर्ट जारी किया इन्होंने, तो देश में सर्वोच्च विश्वविद्यालय तथा शोध संस्थान ये दोनों कंबाइंड रूप से जो दर्जा मिला है, पहला रैंक मिला है, ये मिला है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को, ध्यान रखिएगा। तथा देश के शीर्ष इंजीनियरिंग शिक्षण संस्थान में पहला स्थान आईआईटी मद्रास को मिला है और देश में सबसे आले दर्जा का प्रबंधन संस्थान के लिए पहला रैंक आईआईएम अहमदाबाद को दिया गया है। तो ये तीनों कैडर जरूर याद रखें। विश्वविद्यालय में मिला है बेंगलुरु को, इंजीनियरिंग में यानी आईआईटी में मिला है मद्रास को, और प्रबंधन संस्थान जो आपका मैनेजिंग वगैरह होते हैं उसमें आपको मिला है आईआईएम अहमदाबाद को, ठीक है। इसके अलावा जून 2024 में आईआईटी कानपुर ने एक कार्यक्रम का जो है शुभारंभ किया था जिसका नाम था उड़ान, है ना। क्या नाम था भाई, उड़ान कार्यक्रम। अगर आपसे पूछे कि उड़ान कार्यक्रम आईआईटी कानपुर के द्वारा चलाया गया जो किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे ड्रोन से संबंधित है। किससे, ड्रोन से। ड्रोन, है ना, ड्रोन कैमरा भी होता है, आप लोग देखे होंगे। जून 2024 में आईआईटी धारवाड़ ने अग्नि बचाओ ड्रोन खोजा है, वीवीआई करेंगे। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आरपीएफ में आया भी था, है ना। आईआईटी धारवाड़ ये जो है अग्नि रेस्क्यू यानी फायर रेस्क्यू के संबंधित एक ड्रोन का खोज किया था। हाल में ही आईआईटी इंदौर ने एक ऐसा डिवाइस का पता लगाया है
कि भाई जो महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होता है उसका पता लगाएगा, है ना। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट होता है, जैसा कि आपको पता है ये बहुत ही खतरनाक रोग है। इनके अलावा भारत में स्थापित होने वाला पहला आईआईटी, आज़ादी के बाद बात करेंगे तो आईआईटी खड़गपुर होगा, ठीक है। आज़ादी के बाद बात करेंगे तो आईआईटी खड़गपुर होगा, क्योंकि इसकी स्थापना 1951 में हुआ था और हम आज़ाद हुए थे 1947 के अंदर, ठीक है। जो आईआईटी खड़गपुर है वो कौन से संस्थान, जो मतलब वो जो आपका क्या बोलते हैं जो प्रांगण है, वो पहले एक कारावास हुआ करता था, उसी में खोला गया है आईआईटी खड़गपुर। जैसा कि अभी आपने देखा होगा तेलंगाना में जो चीज़ हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है। मैं तो इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता। बहुत सारे पेड़ पौधों को जो है तोड़ दिए जा रहे हैं, प्राकृतिक आवास उजड़ रहे हैं, जानवर का रोना सुन के दिल फट जाती है, लेकिन क्या करें, मतलब हेल्पलेस है हम तो, पावर नहीं हमारे पास, है ना। चलिए, तो भैया यहाँ पे आईआईटी खड़गपुर, अगर आज़ादी के बाद प्रथम आपको जो कहा कौन सा आईआईटी है तो खड़गपुर। वैसे ओवरऑल इंडिया में पहली इंजीनियरिंग संस्थान कौन सी थी तो रुड़की कहेंगे, ठीक है भाई। रुड़की जो है इंडिया में आईआईटी का दर्जा तो बाद में इन्हें 2001 में मिला था, लेकिन अगर आपसे कहे कि भाई सबसे पुराना इसमें कौन सा है, रुड़की भी हो गया खड़गपुर भी हो गया ऑप्शन में दिया हुआ, तो रुड़की आंसर करेंगे, क्योंकि रुड़की की स्थापना जो है 1847 में ही हुआ था। 150 साल से अधिक हो गया, है ना, 150 साल से अधिक हो गया, ठीक है भैया। तो ये ध्यान रखेंगे, है ना। रुड़की जो इंजीनियरिंग संस्थान था पहले उसका नाम थॉमसन कॉलेज हुआ करता था, बाद में इसे आईआईटी का दर्जा दे दिया गया और आज़ादी के बाद पहला आईआईटी बता दिया खड़गपुर। तो बात को यहीं समझ के जाएंगे, एग्जाम में गलती नहीं होगी। अभी पिछले ही दिनों की बात है, एक बच्चे मेरे पास एक क्वेश्चन भेजा था और बोलता था कि मैं इस पर चैलेंज कर दूं क्या। ठीक से नहीं सुनोगे तो यही दिक्कत होगा। देखिए, मैं कई बार आपसे पढ़ा के रखा हूँ, एसएससी जीडी ने एक क्वेश्चन किया है ना, कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अनुसार जो है लोकसभा संसद के निम्न सदन होते हैं। सुनिएगा बात, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अनुसार जो है लोकसभा संसद के निम्न सदन होते हैं। वहाँ पे आंसर होगा 79। बच्चे आंसर करके आए हैं 81। उनको क्या पता है 81 में लोकसभा है, तो 81 टिक कर दो। अरे लैंग्वेज तो परखो, ये बोल रहा है कि कहाँ से ऐसी बात उठती है कि ये जो है लोअर आपका जो है हाउस होगा इंडिया पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर, तो ये 79 में है। और जो 81 है वहाँ पे लोकसभा के बारे में जानकारी दी गई है, ठीक है भाई। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ है, अलग अलग आर्टिकल है, और ये हूबहू लैंग्वेज में क्वेश्चन मैं पता नहीं कितनी बार आपको पढ़ा दिया होगा, ठीक है। तो सुनोगे तो फायदे में रहोगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना में देश में 5 आईआईटी संस्थान की नींव रखी गई थी। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं, इस पार्टिकुलर पॉइंट से आने वाले समय में भी आ सकती है। ये रहा पैरासीटामोल 500, दिल्ली पुलिस एसएससी इत्यादि की एग्जाम देना है, कंक्रीट जैसा फाउंडेशन का कार्य करेगा। ये है मार्क बूस्टर पैरासीटामोल 2, सभी एग्जाम के लिए आप ले सकते हैं बैंकिंग एग्जाम को छोड़कर। ये है भैया एसएससी के एग्जाम, एसएससी के जिनके एग्जाम में अच्छा करना है ले सकते हैं, जिनके नंबर आते हैं लेकिन सिर्फ बढ़ाना है तो ले सकते हैं। ये है परीक्षा दर्पण, मैंने आपसे कहा था कि ये जो अभी आप देख रहे हैं और ये वाला परीक्षा दर्पण, इन दोनों के बदौलत रेलवे में भी बेस्ट से बेहतर करा के दूंगा, इस बात की पूरी गारंटी है। अगला प्रश्न है, भागीरथ माझी 1868 में सफा हर आंदोलन, जिसे खरवार आंदोलन भी कहा जाता है, का नेतृत्व किए थे, वह किस जनजाति से थे। ऐसा क्वेश्चन रेलवे खास करके एनटीपीसी में बहुत पूछता है, खास करके जो छोटा नागपुर पठार के आसपास के जो भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो ये खरवार जनजाति के थे। कौन भैया? भागीरथ माझी, खरवार जनजाति आंसर करेंगे। सफा हर आंदोलन या खरवार आंदोलन किन लोगों का आंदोलन था, तो आंसर बदल जाएगा, संथाल लोगों का। अब होता है ना भाई कि जैसे मान लीजिए कि भाई गांव में है ना, जो नेता है ना वो अलग कास्ट का है और जो मतलब लोग हैं जो नेता को सपोर्ट कर रहे हैं उसकी तादाद अलग कास्ट की है। तो ऐसा ही यहाँ पे क्या हुआ कि जो भाई सफाहर आंदोलन है या फिर जिसे अपन खरवार आंदोलन भी कहते हैं, तो इसमें जो लीडर थे ये थे भागीरथ माझी, है ना, जो खरवार जनजाति से थे। लेकिन ये जो इसमें जो लोग एकजुट हुआ था ये संथाल लोग ज़्यादा थे, ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। ताना भगत आंदोलन आपके एग्जाम में आता है 1914 से 1919, जिस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध की अवधि भी पूछी जाती है आपके एग्जाम में, तो 1914 से 1918 आंसर करेंगे, ठीक है। और दूसरा विश्व युद्ध की भी अवधि पूछा जाता है, तो 1939 से 1944 करेंगे, ठीक है भाई। ये दोनों विश्व युद्ध की अवधि भी ध्यान रखेंगे। तो जो ताना भगत आंदोलन है ये 14
1819 तक चला था। इनके प्रमुख नेता जतरा भगत और तुड़िया भगत था। कौन था भाई? जतरा भगत और तुड़िया भगत। ये जो भी आंदोलन लगभग इस प्रकार के छोटा नागपुर के पठार जो झारखंड इत्यादि के क्षेत्र में पड़ते हैं, है ना, तो ये आंदोलन भी हुआ था वहीं पे। तो ब्रिटिश अधिकारी और जमींदारी के जो शोषणकारी नीति था जमींदारों की, उनके खिलाफ में किया गया था। इस आंदोलन के मुख्य रूप से उराव जनजाति के लोग भाग लिए थे। तो अगर आपसे डायरेक्ट ही पूछे कि भाई ताना भागत आंदोलन कब हुआ, तो 1914। इस आंदोलन के नेता कौन थे? जतरा भगत और तुड़िया भगत। इस आंदोलन में कौन से जनजाति के लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए? तो आप कहेंगे उराव जनजाति के लोग। कहाँ पे हुआ था? छोटा नागपुर के पठार के आसपास। इसके अलावा 1857 की जो क्रांति हुई उसमें नीलांबर पीताम्बर नाम के जो है जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़े, है ना। इसमें 3 जनजाति भोक्ता, खरवार और चेर, इन तीनों जनजाति को इकट्ठा करके नीलांबर पीताम्बर जो है युद्ध किए थे अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। और खुद अगर आपसे पूछे कि नीलांबर पीताम्बर किस जनजाति के थे, तो आप कहेंगे खरवार जनजाति के। मजाक में मत समझना, हल्का में मत लेना, मैं कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, है ना। बहुत ही रिसर्च करके पढ़ाता हूँ और आपका एग्जाम अपना एग्जाम समझ के पढ़ाता हूँ, तो अच्छे से तैयारी कीजिए। मुंडा विद्रोह, ये मुंडा विद्रोह जिसे उल गुलान विद्रोह भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये मुंडा विद्रोह काफ़ी पॉपुलर इंसान के नाम से है, बिरसा मुंडा के नाम से। यह विद्रोह भूमि अतिक्रमण तथा धर्म परिवर्तन के खिलाफ था, है ना। ज़बरदस्ती ज़मीन छीन लेना, ज़बरदस्ती धर्म जो है कन्वर्ट कराना, इसके खिलाफ था। इनके नेता कौन थे? बिरसा मुंडा साहब, है ना। बिरसा मुंडा को धरती आबा भी कहा जाता है, ये एक अलग पॉइंट है और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि धरती आबा किसे कहा जाता है? बिरसा मुंडा को कहा जाता है। बिरसा मुंडा का प्रमुख नारा था, हालांकि ये झारखंड के भाषा में था जो मैं नहीं बोल पाता, इसीलिए मैं इसे हिंदी में लिखा हूँ, रानी का राज समाप्त हो और हमारा राज स्थापित हो, है ना। ये झारखंड भाषा में लिखे गया था, मैंने इसको ट्रांसलेट किया है ना। रानी का राज समाप्त हो और हमारा राज स्थापित हो, ये नारा जो है, ये स्लोगन जो है, ये बिरसा मुंडा साहब के हैं। बिरसा मुंडा का जन्मदिन 15 नवंबर को 2021 ईस्वी से सरकार के द्वारा अब जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। एक है भैया कोल विद्रोह, यह 1831-32 में हुआ था, है ना। ये भी कहाँ हुआ था? वहीं छोटा नागपुर के पठारी इलाके में। इस प्रश्न के माध्यम से वहाँ पर जो भी आंदोलन इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा। प्रमुख नेता थे इनके बुधू भगत, और बुधू भगत कौन से जनजाति से थे? तो आप कहेंगे उराव जनजाति से। तेभागा आंदोलन, ये छोटा नागपुर के पठार में एग्जैक्ट नहीं हुआ था, ये हुआ था 1946 बंगाल के अंदर, और इनके नेता थे कंपराम सिंह और भवन सिंह। आंदोलन का संचालन अखिल भारतीय किसान सभा के माध्यम से किया गया था। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद ने कब किया था? ऑप्शन देता हूं, 1934, 1935, 1936, 3 ही ऑप्शन है। चलिए इजी कर देता हूं, बताइएगा जवाब, ठीक है भाई। एक है संताल विद्रोह, ये संथाल विद्रोह के जस्ट बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1857 हुआ था, यानी ये 1855 में स्टार्ट हुए थे। और इनके जो नेता थे सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, ये चारों भाई के नाम हैं। ये क्या है भैया? सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव मुर्मू, ये चारों के चारों भाई थे, है ना। और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो है लड़ाई लड़े थे, जिनमें 2 भाई का नाम आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, सिद्धू और कान्हू। अगर कल हो कि इन दिनों को स्किप करके एग्जामिनर चांद और भैरव लिखे और संथाल विद्रोह लिखे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। इनके अलावा अगस्त 2024 में अरब सागर में आए तूफान असना से कौन कौन से भारतीय राज्य प्रभावित हुए थे? सबसे पहले 2024 में कहाँ पे आए असना? तो आप कहते हो अरब सागर में आए, अरब सागर में आए असना। असना जो है कहाँ पे आए? अरब सागर में। ये क्या है? एक प्रकार का चक्रवात है, तूफान है। इसका नाम कौन दिया था? तो अपना पाकू यानी पाकिस्तान ने दिया था इसका नाम। किसका? इस असना नामक तूफान का, है ना। असना नामक तूफान का नाम जो है पाकू ने दिया था। तो इससे जो प्रभावित हुआ भारतीय राज्य, ये गुजरात हुआ, राजस्थान हुआ और मध्य प्रदेश हुआ, ठीक है भाई। ये 2024 में ये तीनों स्टेट तेज बारिश, है ना, बाढ़ वगैरह का जो है सामना किया है इस तूफान के कारण। इसके अलावा इसका नाम पाकिस्तान दिया, बता ही दिया था। अच्छा एक बात, चक्रवात में केंद्र का दाब कैसा होता है? तो आप कहेंगे चक्रवात में सेंटर का दाब लो प्रेशर का केंद्र बनाता है तो निम्न दाब होता है, और प्रति चक्रवात में हाई दाब होता है केंद्र के अंदर। ये दोनों बात आप ध्यान रखेंगे, है ना। ये पूछा जाता है आपका,
एक मैंने ITCZ जोन आपको कई बार पढ़ाया है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, वहाँ पे निम्न दाब का केंद्र बनता है, तो यहाँ से भी आप जो है याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा मई 2024 में बंगाल की खाड़ी में एक तूफान आया जिसका नाम है रेमल। ये रेमल जो चक्रवात आया था, इस चक्रवात का नामकरण जो है ओमान ने किया था। इस चक्रवात से प्रभावित भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल था। कौन था भाई? पश्चिम बंगाल। 2024 में यह हिंद महासागर सीरीज का पहला तूफान था। जैसे कि आपको पता होगा कि हिंद महासागर और इंडिया के लिहाज से बंगाल की खाड़ी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों हिंद महासागर के ही बेटा है, ठीक है भाई। तो इस हिसाब से 2024 में समूचे हिंद महासागर में सबसे पहले आने वाला जो तूफान है जिससे भारतीय स्टेट प्रभावित हुए हैं वो है भैया रेमल। क्या है? रेमल, ठीक है। तो ये रेमल आया था, पश्चिम बंगाल प्रभावित हुआ था, बंगाल की खाड़ी में आई थी। बंगाल की खाड़ी पूर्व साइड हो जाएगा और अरब सागर पश्चिमी साइड है ना। दाना, ये दाना नामक तूफान या चक्रवात अक्टूबर 2024 में यह भी बंगाल की खाड़ी में आई थी। इस चक्रवात का नामकरण कतर ने किया था। इस चक्रवात से प्रभावित भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और है ना जो सेंटर पे है तमिलनाडु, यानी इस भी वाले शेप पे जो भारतीय राज्य कौन सा है जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की मिलन भी होती है, नीलगिरी में, तमिलनाडु, है ना। अभी जो है जो पंबन ब्रिज है फिर से स्टार्ट हो गया है, पता ही होगा आप लोगों को। इस पर भी एक क्वेश्चन एक दिन कराऊंगा क्योंकि वहाँ से भी रेलवे क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। तो ये भैया पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तमिलनाडु प्रभावित हुआ है दाना नामक तूफान से। डाना लिखता है एक्चुअली DANA, डाना ही पढ़ते हैं, मैंने यहाँ पे दाना लिखा है। इनके अलावा फेंगल नामक चक्रवात, ये बंगाल की खाड़ी में आई थी फेंगल। इस चक्रवात का नामकरण सऊदी अरब ने किया था। इस चक्रवात से प्रभावित भारतीय राज्य तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी था। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, ये भी बंगाल की खाड़ी में ही आया था। उष्णकटिबंधीय कुछ चक्रवात है जो एनिशिएंट वर्जन में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं स्टैटिक्स क्वेश्चन के तौर पे कि भाई ये वाली जो है इसमें क्या कहा जाता है, और ये कभी भी नहीं बदलने वाला है, ये बदलने वाला चीज़ नहीं है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो टाइफून है ये आपके दक्षिण पूर्व एशिया और चीन में आती है। ज़्यादातर जगह पे आप चीन देखेंगे कि भाई टाइफून कहाँ पे आती है, तो चीन आती है, चीन में आती है, ठीक है। इनके अलावा उष्णकटिबंधीय चक्रवात हरिकेन कहाँ पे आता है, तो हरिकेन आपका उत्तरी अटलांटिक भाग तथा पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में आती है। क्या आपका क्या बोलते हैं, हैरिकेन। इसके अलावा टर्नेडो, टर्नेडो कहाँ पे आता है, अमेरिका में, अमेरिका में देखे होंगे, है ना, बहुत तेज हवा चलती है, बिल्डिंग वगैरह भी उड़ जाती है, तो ये अमेरिका में आती है टर्नेडो नामक तूफान, है ना। अमेरिका के साथ साथ ये अफ्रीका के पश्चिमी भाग में भी आती है टर्नेडो, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। उष्णकटिबंधीय चक्रवात बिली विली, ये बिली विली कहाँ चलती है, तो आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया में चलती है। कहाँ चलती है? ऑस्ट्रेलिया में चलती है। तो मैंने करंट सेक्शन से भी जो 2024 में तूफान आए और जो पुराने वर्जन में पूछे जाते हैं दोनों बात यहाँ पे करा है। इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू द मिलेनियम नामक पुस्तक के लेखक लेखिका कौन है, तो ये शशि थरूर है। ये बहुत बड़े नेता रह चुके हैं शशि थरूर, लेखक भी हैं, है ना। शशि थरूर के अन्य प्रमुख पुस्तक में आएंगे तो एन एरा ऑफ डार्कनेस, देखिए एगो किताब का नाम है ना, ये एरा है ना, और एगो है एरिया ऑफ डार्कनेस। तो जो एरिया ऑफ डार्कनेस है इनके राइटर अलग हैं, ठीक है, और जो आपका एरा ऑफ डार्कनेस है इनके राइटर अलग हैं। तो एरा माने यहाँ युग है, एरिया मतलब दायरा होता है ना। तो जो एरा ऑफ डार्कनेस है द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर है, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के ऊपर, व्हाई आई एम अ हिंदू, है ना, अंबेडकर ए लाइफ, द हिंदू वे इत्यादि पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर है। देखिए हिंदू शब्द वाला कई द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, है ना, ये पुस्तक लिखे हैं सैम पित्रोदा, ये भी नेता में ही शामिल है, सैम पित्रोदा, है ना। रिंग साइड नामक पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर विजय दर्डा, और ये हाल फिलहाल के पुस्तक हैं और इनका विमोचन किया है शशि थरूर। तो ये में थोड़ा सा क्लू है, ये करंट सेक्शन वाली किताब हो जाएगी आपका, कौन सा भैया, है ना, रिंग साइड। इस किताब को विमोचित किया गया है शशि थरूर के द्वारा और लिखे हैं विजय दर्डा, ध्यान रखेंगे। सॉन्ग्स ऑफ लाइफ ये पुरानी किताब है, डेथ एंड द स्प्रिंग ये दोनों के दोनों पुरानी किताब है। तो पुरानी किताब है तो ऑब्वियसली पुरानी लेखिका होंगे सरोजनी नायडू। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम महिला राज्यपाल रही थी उत्तर प्रदेश के अंदर, सरोजनी नायडू। इनके अलावा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अब पकड़ लिए होंगे, ये किताब कई बार आप एग्जाम में बनाए होंगे, है ना। राष्ट्र गुफ्तार ये पत्रिका था, है ना। तो ये दोनों के दोनों का संबंध दादा भाई नौरोजी से है। देखिए
दादा भाई नौरोजी से और भी कई फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, है ना। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी ही वो शख्स हैं जो देश के लिए सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाए थे, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद में सेलेक्ट होने वाले पहले भारतीय थे, है ना। और सिविल सेवा पास करने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। इन दोनों में कन्फ्यूजन बना रहता है आदमी को, है ना, तो कन्फ्यूज नहीं होना। इनके अलावा मेरी 51 कविताएं, डायनामिक्स ऑफ एन ओपन सोसाइटी इत्यादि पुस्तक के लेखक अटल बिहारी वाजपेयी साहब हैं, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। द हिंदू क्यू ऑफ लाइफ, इस प्रकार से जो है किताब का नाम है, राधा कृष्णन साहब का, पता नहीं याद नहीं आ रहा अभी मुझे, है ना। चलिए कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी अगर लिखित में भी सामने मिल जाए ना तो आराम से निकलेगा, है ना। मेरा देश मेरा जीवन लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा आत्मकथा है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, विश्व इतिहास की झलक, है ना, ग्लिम्प्सेस ऑफ ओल्ड हिस्ट्री इत्यादि पुस्तक के लेखक जो है जवाहरलाल नेहरू है। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा गया है। विश्व इतिहास की झलक ही, ग्लिम्प्सेस ऑफ ओल्ड हिस्ट्री, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये दोनों जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। और भी कई सारे पुस्तक है लेकिन ये दोनों ज़्यादा पूछे जाते हैं। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया भी है एक, मेघनाथ देसाई के द्वारा लिखा गया है। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, मेघनाथ देसाई। मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये पुस्तक शहीद आजम भगत सिंह साहब के द्वारा लिखा गया है। सत्य के साथ मेरा प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, एथिकल रिलीजन, नवजीवन पत्रिका जो गुजराती भाषा में छपा करता था, हिंद स्वराज, हरिजन इत्यादि सभी के सभी जो पुस्तक या पत्रिका हैं ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखे गए हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। स्वतंत्रता के समय देश का कितना प्रतिशत नागरिक कृषि पर आधारित था या डिपेंड था। स्वतंत्रता के समय देश में 75% से अधिक नागरिक ओनली वन कृषि पर डिपेंड हुआ करता था, क्योंकि जो 1951 की जनगणना हुई वहाँ से पता चला कि देश में 75.7% से अधिक नागरिक जो है कृषि पे डिपेंड है। तो 3 साल पहले तो और भी कृषि पे डिपेंड रहा होगा, ठीक है भाई। तो आप 75 से अधिक जो भी आंसर होगा आप आंसर लगाएंगे। स्वतंत्रता के समय देश में लिटरेसी रेट 12% था। आज़ादी के बाद जो प्रथम जनगणना आपका 1951 में हुआ तो वहाँ पे लिटरेसी रेट 18% काउंट किया गया। और पहले जनगणना यानी जो स्वतंत्रता के बाद प्रथम आपका जो सेंसस हुआ वहाँ पे जो सेक्स रेशियो है 946 जो है काउंट किया गया। वर्तमान में सेक्स रेशियो कितना है, 943 है, ठीक है, यानी 2011 के अनुसार। इसके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार देश में समग्र लिटरेसी रेट 74.04% था। मेल लिटरेसी रेट आपका 82.14 और फीमेल लिटरेसी रेट आपका 65.46% रहा था। सबसे अधिक लिटरल राज्य जो है केरल था, सबसे कम है ना बिहार रहा था। सबसे अधिक साक्षर जिला शेरछिप मिजोरम रहा था और सबसे कम साक्षर जिला अलीराजपुर मध्य प्रदेश रहा था। तो ये कुछ लिटरेसी रेट को लेकर के जनगणना को रिलेट किया हूँ मैं। देखिए जनगणना से सभी बारीकी डाटा को मैं टॉपिक वाइज सेक्शन में पढ़ा दिया हूँ, या फिर अगर आप कोई कंटेंट खरीदे हैं तो वहाँ पे जो टॉपिक वाइज दिया गया है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो वहाँ से कवर कर लीजिएगा, है ना। जनगणना 2011 के अनुसार कुल कृषि मजदूरों में महिलाओं का प्रतिशत कितना था, तो 55%। फिर भी मुझे जो लगता है कि बारीकी चीज़ छूट गया वो मैं पढ़ा देता हूँ। अगर आप बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सेक्शन में क्लास में बहुत कुछ मिसिंग है, जैसे आर्ट एंड कल्चर से कम देख रहे हैं, संविधान से कम देख रहे हैं, वायसराय से कम देख रहे हैं, है ना, खेल से कम देख रहे हैं, त्यौहार से कम देख रहे हैं। तो ये सब जो आप कम देख रहे हो ना बच्चा, इसका मतलब आप मेरे पास नया हो, क्योंकि मैं जो चीज़ पढ़ा देता हूँ दोबारा बहुत जल्दी रिपीट नहीं करता हूँ। तो टॉपिक वाइज में मैंने पढ़ा रखा है, तो आई होप आप अगर आप सीरियस है तो वहाँ से कर लिए होंगे, और जो चीज़ नहीं की है मैं क्लास में कराता हूँ, ठीक है। तो ज़रूर देख लीजिएगा टॉपिक वाइज अगर आपको मिला होगा, या फिर अगर आप कंटेंट नहीं भी लिए हैं तो जो टॉपिक वाइज का प्लेलिस्ट है वहाँ जाके देखिएगा। 60 से अधिक टॉपिक पढ़ा दिया हूँ, सभी काम की पढ़ा दिया हूँ छोटे छोटे वीडियो में। चलिए, जनगणना 2011 के अनुसार देश में कुल श्रमिकों की संख्या थी 39.8%, लगभग 40% थी। अब इसमें मेल फीमेल अलग अलग करेंगे तो 53.26% पुरुष कार्यरत थे और 25.6% जो है महिला कार्यरत थे, ठीक है भैया, ध्यान रखेंगे। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 करेंट सेक्शन से ये रिपोर्ट है, अब भी जारी किया गया है। इसमें भारत की कुल श्रम बल प्रतिभागी दर 60.1% डिसाइड किया गया है, जिसमें पुरुष का योगदान 78.8 है और महिला का 41.7% होते हैं, ठीक है भाई। इसके अलावा भारत के किस राज्य में राय लोक नृत्य किया जाता है। राय लोक नृत्य आपको मध्य प्रदेश में करने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। राय, मटकी ये सब आपको कहाँ
मिलेगा? मध्य प्रदेश में। ये देखिए अपने टॉपिक वाइज की पेपर कटिंग है, यहाँ से आपके 20 नंबर पे यानी 20वां स्टेट मेघालय से बताना स्टार्ट किया हूँ, और भी होंगे, इसका मतलब 19 पहले है ना। लाहो, बांग्ला, साद सुख, माइनिम्स, नोंगक्रेम, बेधनी खलम, ये सभी के सभी मेघालय राज्य में की जाने वाली लोक नृत्य और त्यौहार है। नागालैंड, ये बांस नृत्य, रंगमा, चांगलो, नागा डांस, कुकी डांस और सुआलुला, ये आपके नागालैंड में की जाने वाली प्रमुख लोक नृत्य है। मिजोरम में आएंगे चेराव नृत्य, जिसे बैम्बू डांस भी कहते हैं, खुल्लम, चैलम, है ना, चैलम, है ना। इसके अलावा साबकीलन, है ना, जंगतलम, पारलाम, सोलकिया, है ना। इसके अलावा चिरकन, ये सभी के सभी मिजोरम के अंदर की जाने वाली प्रमुख नृत्य में से है। कर्नाटक में आएंगे भूतकोला, यक्षगान, है ना, हुट्टारी, सुग्गी, कुनीथा, करगा, लांबी, ये सभी के सभी कर्नाटक में की जाने वाली नृत्य है ना, कर्नाटक में। तेलंगाना में आएंगे पेरेनी शिव तांडवम, कीसावादी, ये ओडिशा में भी होता है और तेलंगाना में भी होता है, इसीलिए कोस्ट में लिखा है। बोनालू, ये एक प्रकार का त्यौहार है, बोनालू देवी काली की पूजा होती है। थोलू बोमा लता, गुसाडी लोक नृत्य, ये सभी के सभी आपके कहाँ पे होंगे? तेलंगाना में होंगे। तमिलनाडु करगम, कुमिपिलम, कोलाट्टम, कुम्मी, कराट्टम, पपुआट्टम, थेरुकुथु, ये सभी के सभी तमिलनाडु में होते हैं। तो इस प्रकार से आप टॉपिक वाइज में जाएंगे, आपको सभी चीज़ मतलब एकदम अरेंज्ड फॉर्म में मिलेगा। त्रिपुरा में जाएंगे होजागिरी, ममिता, गरिया, हाईहक इत्यादि नृत्य आपको देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में 13 ताली, या राजस्थान में भी होता है ऑप्शन न रहने पर, माच, मटकी, आरा, खरा नाच, फूलपति, गिरिडा नृत्य, सेला लारकी, सेला भदोनी, जवारा, राय नृत्य, ये सभी के सभी कहाँ पे? मध्य प्रदेश में होते हैं। ठीक है, इसी में से मैंने एक राय को उठाया था। इसके अलावा पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा जुलाई 2024 में 5 नेशनल मार्ग के अलावा 5 जो नेशनल जलमार्ग है, इनके अलावा कितने नए राष्ट्रीय जलमार्ग की विकास की लक्ष्य चरण 1 के अंतर्गत रखी गई है? VVI करके रखेंगे। जो 5 बड़े बड़े वाटरवेज है इंडिया के अंदर, उसको तो विकास करेंगे ही करेंगे इस रिपोर्ट के मुताबिक। इसके अलावा पहले चरण फर्स्ट एडिशन में कितने नए पोर्ट, मतलब कितने और पोर्ट का जो है कायाकल्प करेंगे? तो आप कहेंगे 14। ये 14 जो पोर्ट है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिखाएगा कि भैया ये आपका जो वाटरवेज है इतना नंबर, ये कौन से नदी पर स्थित है, तो आप क्या कहोगे? तो इसमें जो है ना, जो गोवा में स्थित है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। गोवा में, असम में, ये ज़रूर ध्यान रखें। तो यहाँ पे देखिए, ये जो 14 है मैं इस साइड रखा हूँ, और जो 5 बड़े बड़े मतलब जलमार्ग है ये इस साइड बायां साइड है। तो पहले बड़े बड़े को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आता है ये भी बता देता हूँ कि किस किस फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि देश का सबसे लंबा जलमार्ग कौन सा है? देश का सबसे लंबा जलमार्ग, है ना, सबसे लॉन्गेस्ट जलमार्ग जो है ये कौन सा है? तो आप क्या कहते हो? नेशनल जलमार्ग 1 नंबर जो है ये देश का सबसे ज़्यादा लंबा जलमार्ग है, 1620 किलोमीटर। अब इसी पहला जलमार्ग से क्वेश्चन आता है कि ये किस नदी प्रणाली में है? तो आप कहते हैं गंगा नदी प्रणाली में है। किस नदी प्रणाली में है? गंगा नदी प्रणाली में है। यहाँ पे गंगा हुगली लिखा है। आप जानते हैं कि कलकत्ता या पश्चिम बंगाल में हुगली गंगा का ही एक अलग धारा है और कुछ नहीं, है ना। तो गंगा नदी प्रणाली हो गया। अब देखिए ये कौन कौन से राज्य से गुजरते हैं। तो डायरेक्ट पहले डेस्टिनेशन भी पूछा जाता है, ये स्टार्ट टू एंड। तो ये हल्दिया से प्रयागराज से हल्दिया तक जाते हैं, यानी यूपी से पश्चिम बंगाल तक जाते हैं। तो भाया कहाँ कहाँ जाते हैं भाई? तो उत्तर प्रदेश सबसे पहले इलाहाबाद से स्टार्ट होगा, बिहार भी जाता है, झारखंड और फिर पश्चिम बंगाल में जाता है। तो पहले वाटरवेज से इतने प्रकार की क्वेश्चन बनते हैं। फिर दूसरे वाटरवेज से आज तक यही क्वेश्चन पूछा है कि जलमार्ग 2 जो है कहाँ से कहाँ तक को जोड़ता है? तो धुबरी से सादिया को जोड़ता है। यह पूर्ण रूप से असम राज्य में है और यह पूर्ण रूप से ब्रह्मपुत्रा नदी प्रणाली में एग्जिस्ट करता है। जो आपका राष्ट्रीय जलमार्ग 3 है ये केरल राज्य में है पूर्ण रूप से, और जो राष्ट्रीय जलमार्ग 4 है ये आंध्र प्रदेश में है, और राष्ट्रीय जलमार्ग जो 5 है वो महाराष्ट्र में है। बस इसको इतना ध्यान रखना है। पहला और दूसरा से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं और अन्य 3 से सिर्फ स्टेट ही पूछता है, ठीक है। अब जो मैंने अभी आपको 14 जलमार्ग के बारे में बताया कि भाई इस रिपोर्ट के
अंदर जो आपका अभी 2024 में रिलीज किया गया है, इसमें पहले चरण में इतने जलमार्ग को जो है कायाकल्प किया जाएगा 14 को। तो NW 8 नंबर ये केरल से अल्पुझा चन्ना नासरी नहर को जोड़ेगा। अल्पुझा कहाँ पे है ये डायरेक्ट भी पूछा जाता है ना, तो आप कहते हो केरल। पेरियार कहाँ पे है ये डायरेक्ट ही पूछा जाता है, तो आप फिर कहते हो केरल। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो NW9 है ये भी अल्पुझा यानी केरल में है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे गोवा में है NW27 कंबरजुआ नदी। देखिए एक जुआरी नदी भी है जिसपे आपका NW 111 नंबर बनाया जा रहा है, जुआरी नदी पे। ठीक है, और जुआरी नदी के किनारे ही आपका मारमा गाओ बंदरगाह भी है इंडिया में, जहाँ से सबसे अधिक आयरन ओर का जो है निर्यात किया जाता है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। जुआरी नदी से ये दोनों क्वेश्चन याद रखेंगे कि भाई जुआरी नदी के ऊपर ही NW 111 भी है और जुआरी नदी के समीप ही आपका मारमा गुआ बंदरगाह भी है, जहां से आपका आयरन ओर का सबसे ज़्यादा निर्यात हो रही है वर्तमान समय में। बाद बाकी के लिए आप यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए असम के बराक नदी के ऊपर जो है बनाया जा रहा है NW 16, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इस लिस्ट में से एक ना एक क्वेश्चन आपको NTPC में देखने को मिल जाएगा। अब एग्जैक्ट तो मैं नहीं बताऊंगा कौन से शिफ्ट में मिल जाएगा, क्योंकि मैं कोई जादूगर तो हूँ नहीं, लेकिन पूछेगा। इनके अलावा राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अनुसार भारत में कुल जलमार्ग की संख्या तो 5 तो मेजर हैं और 111 माइनर हैं, तो कुल मिला के 116 है। ध्यान रखना 116, इन्हें भी ध्यान रखना। एक सेकेंड भैया, गलती हो गलो रे भाई, गलती हो गलो, है ना। यहाँ पे 5 + 106 कर लेना बच्चा, है ना। 111 होगा टोटल कितना होगा 111 होगा। 5 + 106 होगा और टोटल 111 होगा, न कि 116 होगा। करेक्ट करके दूंगा, ठीक है। इनके अलावा जुलाई 2024 तक देश में टोटल कितने परमाणु रिएक्टर कार्यरत हैं, तो आप कहते हो 24 परमाणु रिएक्टर कार्यरत है। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन कहाँ से पूछता है कोई बच्चा अगर ये पूछना चाहे कि भाई ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर कहाँ से सोचते हैं, क्योंकि मैं आपको तरीका भी बताते चलता हूँ। तो जब संसद में कोई चीज़ की लिखित जवाब किसी सांसद के द्वारा दिया जाता है तो उससे पॉइंट निकलकर एग्जामिनर आपके एग्जाम में रख देता है, ठीक है भाई। तो वहाँ से ही ऐसे ऐसे क्वेश्चन निकल के आते हैं, ठीक है। चलिए, वर्तमान समय तक देश में कुल 13 बड़े और 200 से अधिक छोटे छोटे बंदरगाह है, ठीक है। देश में सबसे अधिक इंटरनेशनल हवाई अड्डा अब उत्तर प्रदेश में हो गए हैं। 5 हवाई अड्डा जेवर सहित। जेवर इंटरनेशनल हवाई अड्डा आपका कहाँ पे बन रहा है, नोएडा के अंदर, जिसका ट्रायल भी हो चुका है और मेरे ख्याल में अब सक्रिय भी हो गया है। अभी अभी मैंने आपसे बताया था कि भाई इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा जो है ये देश की सबसे बड़ी हवाई अड्डा है, जो कहाँ पे है, दिल्ली के अंदर है। इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा थार मरुस्थल में किस प्रकार की वन पाई जाती है, थार मरुस्थल। अब देखिए, मरुस्थल में वर्षा कम होता है तो पत्ता चौड़ा नहीं होता है ना, कटीली झाड़ियाँ होंगे, तो आप अनुमान भी लगा सकते हैं, तो कटीली झाड़ियाँ। थार मरुस्थल में शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पति पाई जाती है। पिछले एक एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा था कि मोहन का घर ऐसे इलाके में है जहां बहुत कम वर्षा होती है और मोहन का छप्पर का घर है, तो क्या संभावना है, नीचे खजूर की पत्ती और भी कुछ कुछ आम का पत्ता, ऐसा ऑप्शन दिया गया था। अब एग्जामिनर भी बहुत नीचे से सोचने लगे हैं, तो आपको भी सोच डेवलप करना होगा। तो यहाँ पे कटीली झाड़ियाँ, तो खजूर वाला आंसर हो जाता उस क्वेश्चन में, और कोई बात नहीं, ठीक है। तो थार मरुस्थल में शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पति पाई जाती है। यहाँ औसतन सालाना वर्षा कहेंगे तो 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है सालाना वर्षा, है ना। यहाँ की वृक्ष अधिक लंबी नहीं होती है तथा कटीली झाड़ियाँ के रूप में होती है, जैसे खजूर, नागफनी, खेजरी, रोहिरा, यूफोरबिया। ये सब आपको जो भी मरुस्थलीय प्रदेश होते होंगे जहाँ पे आपका कम वर्षा होता है वहाँ पे देखने को मिलेगा। इनके अलावा भारत में कई प्रकार की वनस्पति पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, यह एक ऐसा वन होता है जहां पे औसतन सालाना वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यूं कहे कि 230-40 सेंटीमीटर होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि मोर देन 200 सेंटीमीटर औसतन जो है यहाँ पे वर्षा साल में होगी। उस वन को हम कहेंगे सदाबहार वन। इंडिया में सदाबहार वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो सबसे बड़का एरिया
पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट किसे कहते हैं? ये वाले पोर्शन को, अरब सागर के किनारे को, है ना, जिसमें आपकी पश्चिमी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये सब भी राज्य जो है एग्जिस्ट करते हैं। तो ये पश्चिमी घाट है ना। पश्चिमी घाट की लंबाई को टोटल कितने हैं लगभग, आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्योंकि बहुत बार बता चुका हूं पश्चिमी घाट की टोटल लंबाई इतना किलोमीटर है। ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर भी आपको मिलेगा। इसके अलावा लक्षद्वीप में मिलेगा, मेघालय की पठार में मिलेंगे। ये सभी आपको सदाबहार वन देखने को मिलेंगे, है ना। यहाँ पे 200 सेंटीमीटर सालाना वर्षा होती होगी। यहाँ पे जो उत्पाद है, जो प्रोडक्ट है, महोगनी है, रोजवुड है, रबर है, आबूनस है, सिंकोना है, इबोनी का पेड़ होता है, ये सब जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कहाँ पे? सदाबहार वन के अंदर। सदाबहार वन कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो है साल भर हरा भरा रहता है पेड़ पौधा, है ना, सालों भर हरा भरा रहता है पेड़ पौधा। इसका मतलब किसी में फूल आ रहा है तो किसी में फल आ रहा है, कोई पत्ता गिरा रहा है, माने कोई भी एक जैसा क्रिया एक समय में नहीं होता है, अलग अलग समय में होता है, इसीलिए हरा भरा दिखता है। और जो पतझड़ी वन है वहाँ पे, यानी पर्णपाती वन या पतझड़ी वन एक के हुआ, है ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक ही साथ जो है क्रियाकलाप एक जैसा होता है सभी पेड़ में। जैसे पत्ता गिराएगा तो एक साथ गिराएगा, कोपले आएंगे तो सभी में आएंगे। तो जब कोपले आते हैं तब तो हरा भरा दिखता है, और जब पतझड़ हो जाता है तो सूना सूना लगता है। तो ये पर्णपाती वन होता है। यहाँ पे औसतन वर्षा 100 सेंटीमीटर से तो अधिक होगा, लेकिन 200 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होगा, इसका एक पैमाना है। इसका जो प्रमुख उत्पाद है, ये आपको सागवान मिलेगा, साल मिलेगा, शीशम मिलेगा, चंदन मिलेगा, कुसुम, अर्जुन, सहतूत, बांस, ये सब आपके पर्णपाती वन के उदाहरण हैं। और इंडिया में मोस्ट ऑफ द पार्ट में आपको पर्णपाती वन देखने को ही मिलेगा। इनके अलावा डेल्टाई वन या मैंग्रोव वन, ये इस प्रकार के वन होते हैं जिसमें बड़े बड़े पेड़ पौधे नहीं होते हैं ना, झाड़ी टाइप से पेड़ पौधे होते हैं इसमें भी। और इसमें और मरुस्थलीय में क्या अंतर है? तो मरुस्थलीय में तो पनिया न रहे, इसमें पानी भी रहता है ना, और ये नमकीन पानी रहते हैं जनरली। और इसके जो झाड़ी होते हैं, इसके जड़ हमेशा जो है पानी में डूबा रहता है। तो इस प्रकार के जो वन होते हैं उसे क्या कहते हैं? मैनग्रोव वन कहते हैं। क्या कहते हैं? मैनग्रोव वन कहते हैं। मैनग्रोव वन को ही जो है ज्वारीय वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ज्वारीय वन भी कहते हैं, डेल्टाई वन भी कहते हैं, या मैनग्रोव वन भी कहते हैं। ये दलदली वाली वन होती है, दलदली वाली वन होती है, जो है ना कई सारे जीव की आवास होते हैं, और भी पर्यावरण को अच्छा रखने में भी ये महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ठीक है। इनके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि इनके पेड़ पौधे जो है जल में डूबे होते हैं, झाड़ी इनके, ये ध्यान रखेंगे। भारत में सबसे बड़े मैनग्रोव, है ना, सुंदरबन डेल्टा है, और दुनिया में सबसे बड़ी डेल्टा भी ये सुंदरबन डेल्टा ही है, जो भारत के साथ साथ बांग्लादेश तक फैला हुआ है, पश्चिम बंगाल राज्य में आएगा ये। और इसी सुंदरबन डेल्टा में सुंदरी का वृक्ष पाया जाता है। तो अगर डायरेक्ट बहुत सारे चीज़ को स्किप करते हुए आपसे पूछे कि भाई सुंदरी का वृक्ष किस प्रकार के वन में मिलेंगे, सदाबहार, पर्णपाती या मैनग्रोव, आप ही आंसर दे देना। चलिए, इसके अलावा देखिए जो मैनग्रोव है ना, ये पर्यावरण को तो अच्छा रखता ही है, साथ ही साथ जो मतलब किनारे की कटाई होती है ना, समुद्री लहर इत्यादि के चलते, ज्वार भाटा इत्यादि के चलते, तो उसको भी जो है ये सहता है, खुद पे ले लेता है धक्का, और कटाव को जो है कम करता है या बचाता है। तो इस प्रकार का भी एक फायदा है। भारत में मैनग्रोव से संबंधित एक योजना चला था, मिस्टी, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में आ सकता है, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड ट्रेंजिबल इनकम्स। ठीक है, इस प्रकार की इसका फुल फॉर्म है, ये मैनग्रोव से संबंधित है। भारत में कुल कितने हॉट स्पॉट है ये पूछे जा सकते हैं, तो आप कहेंगे भारत में टोटल 4 हॉट स्पॉट है। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि 1980 के दशक में योजना आयोग ने भारत को कुल कितने कृषि जलवायु प्रदेश में बांटे हैं, तो आप कहेंगे 15 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटे हैं। और भारत में ये जो 15 कृषि जलवायु प्रदेश है अब 73 उपभाग में बंट गया है, पहले 72 उपभाग में बटा हुआ करता था। ठीक है। इनके अलावा ये है M72/AS01E, एक प्रकार का वैक्सीन है। ये वैक्सीन का नाम है भाई, कोविशील्ड और कोवैक्सीन तो सभी ने लिया होगा, बाद में बूस्टर डोज कोरोना के चलते। तो भाई सिर्फ कोरोना का ही वैक्सीन नहीं, बहुत सारे चीज का होता है। तो ये भी एक प्रकार का वैक्सीन है जिसे कई चरणों में टेस्ट किया गया है। यह किस रोग से संबंधित है, तो आप कहेंगे ये तपेदिक से संबंधित है। तपेदिक को अपन टीबी भी कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं, और क्षय रोग भी कहते हैं। इसका कई सारे नाम है ना, जिसमें खून आने लगते हैं बलगम इत्यादि से, है ना। तो भैया ये जो है तपेदिक भी है, टीबी भी है, क्षय रोग भी है, कई सारे नाम है ना।
ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं, जो कोई फुल फॉर्म बोलना चाहे, जिनको बहुत ज़्यादा अंग्रेजी बोलना आता है ना। तपेदिक टीबी जिसे क्षय रोग भी कहा जाता है, एक संक्रामक रोग है, यानी इस प्रकार की रोगियों के पास जो है डायरेक्ट नहीं जाया जाता है, क्योंकि ये डायरेक्ट जो है फैलता है, ठीक है, छींकने इत्यादि के माध्यम से। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होती है यह रोग, इसे ध्यान रखेंगे। प्रतिवर्ष 24 मार्च को हम विश्व तपेदिक दिवस के रूप में मनाते हैं, यह एक डे है। दिसंबर 2024 में भारत का 100 दिवस टीबी या तपेदिक उन्मूलन अभियान कहाँ से स्टार्ट हुआ था, आपसे पूछा जाएगा, तो हरियाणा के पंचकूला से स्टार्ट हुआ था और ये 100 दिन तक चलाए गए थे। M72/AS01E नामक वैक्सीन जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंटीजन से बनाए गए हैं। जैसा कि आपको पता होगा, है ना, कि अपने अंदर भी क्या होता है, एंटीजन्स और एंटीबॉडी होते हैं। तो जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, जो इनका जीवाणु है टीबी का, उनके एंटीजन से जो है इस प्रकार की टीका को या फिर वैक्सीन को क्रिएट किया गया है। तपेदिक या टीबी के लिए प्रचलित टीका जिसे हम बहुत दिन से जानते आ रहे हैं, उसका नाम है BCG। कई बार रेलवे के एग्जाम इस BCG का फुल फॉर्म ही पूछ देता है, और एक DPT में कौन कौन से बीमारी आते हैं ये पूछा जाता है। तो डिफ्टीरिया, कुकर खांसी और टेटनस आता है, या फिर कहे तो डिफ्टीरिया, पर्टूसिस और टेटनस, इन 3 रोगों के लिए DPT का टीका लगाया जाता है। तो ये बात तो एक अलग हो गया। फिर BCG का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, जो तपेदिक का टीका या टीबी का टीका है, तो इसका फुल फॉर्म होता है बैसिलस कालमेट गुआरिन। ये जिन्होंने खोजा उसके नाम पे है, ठीक है मेरे भाई, है ना। इसकी खोज हुआ था 1921 ईस्वी में। इनमें कई सारे आदमी का प्रयास था, अल्बर्ट कैलमेट और कैमिली गुआरिन, इन दोनों प्रमुख है इनके खोज के लिए, इनको श्रेय जाता है। इनके अलावा चेचक, जो वायरस से होने वाला एक प्रमुख रोग है, जिसे हम गांव घर में छोटी माता कहते हैं, जिसमें शरीर पे फफोले और बुखार आ जाते हैं और तेल खाना हम लोग बंद कर देते हैं, जनरली हमारे गाँव में ऐसा होता है, ठीक है। तो भैया ये 1796 में एडवर्ड जेनर ने इसकी टीका की खोज करा था, है ना। और एडवर्ड जेनर को, है ना, प्रतिरक्षा विज्ञान या इम्यून सिस्टम का पिता कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो टीका वाला बात आया ना, ये चेचक के टीका से ही आया था। इनके अलावा पोलियो, जो भारत में होने वाली एक प्रमुख रोग है, भारत ही नहीं दुनिया में होती है ना। लेकिन पोलियो के जो है अभी भी चलता है ना, पल्स पोलियो अभियान, जिसमें दवाई पिया जाता है 5 वर्ष से छोटका बच्चा को, है ना। तो पोलियो जो है ये विषाणु से होने वाला रोग है, पोलियो वायरस से होता है। इनके टीका की खोज करने में 2 आदमी का नाम आता है। एक तो जोनास साल्क आता है, जिन्होंने इंजेक्शन टाइप की टीका का खोज करा था, इंजेक्शन वाला टीका, है ना, ये जोनास साल्क इंजेक्शन वाला। और अभी एगो आ गया है ओरल ड्रॉप वाला, तो जो ड्रॉप वाला है ना, इसका अल्बर्ट साविन ने खोज करा है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, दोनों पोलिया का ही है। आजकल पोलिया इंजेक्शन वाला टीका नहीं चलता है, अब जो है ड्रॉप वाला ही चलता है, जिसमें आसान भी होती है, बच्चे आराम से पी भी लेते हैं। लुई पास्चर, जिन्होंने दूध के पाश्चुरीकरण का सिद्धांत, जो दूध में उपस्थित बैक्टीरिया को मारते हैं, एक टेम्परेचर होता है फिक्स वहाँ पे ले जाके, है ना। इसके अलावा एंथ्रेक्स, जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, एनिमल की बीमारी है एंथ्रेक्स, जीव जंतु में पाए जाते हैं। और रेबीज, जो कुत्ता भेड़िया काटने से होता है, इन दोनों का टीका भी खोजे थे, कौन, लुई पास्चर। अब देखिए RTS:S/AS01, ये भी एक टीका है ना, ये मलेरिया रोग से संबंधित है, ठीक है, जिसका व्यापारिक नाम मॉसिक्विरिक्स है, ठीक है। मलेरिया कैसे होता है, प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होती है, और ये फैलता कैसे है, मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ये मच्छर खुद संक्रमित रहेंगे, और ये मच्छर जिस आदमी को काटेंगे उसके ब्लड में क्या छोड़ेंगे, प्लाज्मोडियम छोड़ेंगे। ये प्लाज्मोडियम अपना क्रिया करेगा, क्या होगा, मलेरिया होगा, क्या होगा, बुखार आएगा, है ना, इस प्रकार से। इसके अलावा देखिए, मलेरिया मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से फैलती है। इस बात की पुष्टि रोनाल्ड रॉस नामक वैज्ञानिक ने किया था, जिनका जन्म भारत में ही हुआ था भाई, ठीक है, फिर बाद में इंग्लैंड चले गए। रोनाल्ड रॉस ने किया था, जिस कारण इन्हें 1902 ईस्वी में, है ना, नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। बाद में फ्रांसीसी चिकित्सक लुई अल्फोंस लेब्रेन ने 1880 में मलेरिया परजीवी की खोज की, जो प्लाज्मोडियम है ना, इसकी खोज करी। इसके लिए इन्हें 1907 में जो है नोबेल दिया गया। तो मलेरिया पे 2 आदमी ने काम किया था, अल्फोंस लेब्रेन और रोनाल्ड रॉस ने, ठीक है भैया। रोनाल्ड रॉस ने बताया कि मच्छर से फैलता है, और ये लेब्रॉन ने बताया कि भाई ये जो प्लाज्मोडियम परजीवी है इसके कारण होती है। तो दोनों अलग अलग काम करा, अलग अलग नोबेल प्राइज पाया। किस प्रकार की सिंचाई प्रणाली में कम जल खपत होती है, तो ड्रिप सिंचाई प्रणाली। देखिए, ड्रिप सिंचाई प्रणाली के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये काफ़ी मतलब डिफ़िकल्ट है। ये एक प्रकार का सिंचाई प्रणाली होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं,
इस फसल के, जैसे मिर्ची का पौधा को यहाँ पे पटाया जा रहा है या फिर सिंचित किए जा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक लाइन में पौधे होते हैं, यहाँ पे एक जो है पाइप या बाम्बू या फिर कोई भी प्लास्टिक का हो सकता है, रबर का पाइप हो सकता है या फिर लोखंड का ही पाइप हो सकता है। उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसी अंतराल पे होते हैं जिस अंतराल पे पौधे होते हैं। और ये हर वक्त पानी नहीं देता, ये बूंद बूंद करके पानी जो है डायरेक्ट पौधों के जड़ में देता है। तो इससे पानी की बहुत बचत तो होती है। आई होप इस इमेज को देख के आप समझ गए होंगे, है ना। इसे अपन क्या कहते हैं, ड्रिप सिंचाई प्रणाली कहते हैं। एगो फव्वारा वाला सिंचाई प्रणाली होता है, वो अलग होता है, वो तो ऊपर ऊपर ऐसे थोड़ा थोड़ा देर पे ऐसे स्प्रे करता रहता है ना, आप एमपी वगैरह में देखते होंगे, बड़े बड़े खेत में पड़ा हुआ रहता है ना। भारत में वर्तमान समय तक 68.6 मिलियन हेक्टेयर से अधिक सिंचित भूमि है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक सिंचाई तालाब और नलकूप के माध्यम से किया जाता है। वीवीआई करेंगे, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। भारत में नहर प्रणाली से सिंचाई में मात्र 26% का योगदान है ना। इसके अलावा भारत में सबसे लंबी नहर है जो सिंचाई कार्य के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, इसका नाम है इंदिरा नहर। इंदिरा नहर जैसे ही पूछता है कि कहाँ से निकलता है, बच्चे सतलज नदी और जो नदी है और ब्यास नदी वो लगा देते हैं, नहीं, इसको बोलेंगे अपन हरिके बैराज से निकलता है। कहां से निकलता है, हरिके बैराज से निकलता है, लेकिन संबंधित है कौन नदी से, तो सतलज नदी और ब्यास नदी से निकलने की बात होगी तो हरिके बैराज से निकलेगी। ठीक है भाई। इसके अलावा दक्षिण भारत तथा पूर्वी भारत में सिंचाई का जो माध्यम है, मुख्य माध्यम है, वो तालाब है। क्या है, तालाब। तालाब से ज्यादा सिंचाई होता है पूर्व और दक्षिण भारत के लोग करते हैं, है ना। पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जल प्रणाली में जितने भी जल भगवान विष्णु, जितने भी जल प्रणाली है ना, उसमें 2.5% से भी कम जल जो है मीठा जल है। बाद बाकी कैसा जल है आपको भी पता होगा, नमकीन है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत 2015 में किया गया था। अब इस योजना को 2025-26 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। जब ये शुरू किया गया था तो 2019-20 तक के लिए चलाया गया था। बाद में इसकी कार्य पूरा न होने के कारण इसकी अवधि को और बढ़ा दिया गया है। अब यह 25-26 तक के लिए चलेगा। इसे भी वीवीआई करके रखेंगे। 2 रूप में क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना की जो है अवधि कब तक बढ़ाएगी या फिर इसको स्टार्ट कब किया गया था। वर्तमान समय तक भारत में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र, यहां भी कंफ्यूजन वाली क्वेश्चन है ना, ध्यान रखें। वर्तमान समय में भारत में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है। इस बार जो उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम हुआ है या फिर एसआई का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है। कहने का मतलब उत्तर प्रदेश में परसेंटेज के हिसाब से मैंने बात कर रहा हूँ। इंडिया में जितने भी राज्य हैं उसमें जितने भी जगह को सींचा जाता है, पटाया जाता है, उसमें देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का रकबा सबसे अधिक है, अर्थात उत्तर प्रदेश में सिंचित क्षेत्र सबसे ज़्यादा है। लेकिन एक स्टेट के अंदर परसेंटेज के हिसाब से सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र पंजाब में है। समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि उत्तर प्रदेश से बहुत छोटा है पंजाब। पंजाब का 98% भाग लगभग सिंचित खेती से की जाती है, यानी सिंचाई होती है वहां पे। ठीक है भाई, तो दोनों बात समझना। इनके अलावा बोईता बंधन उत्सव, जिसे बोट फेस्टिवल भी कहा जाता है, जिसमें कागज का बोट बना के नदी में तैराया जाता है, यह किस नदी के किनारे होती है, तो आप कहेंगे महानदी के किनारे होती है। बोईता बंधन उत्सव जिसे बोट फेस्टिवल, इसे साधारण भाषा में बाली यात्रा त्योहार भी कहा जाता है। यह उड़ीसा में प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन उड़ीसा के समुद्री इतिहास और बाली इंडोनेशिया कि इसके प्राचीन व्यापारिक संबंध को दर्शाने के लिए मनाई जाती है। कहानी के रूप में समझेंगे, जो प्राचीन काल में कलिंग और इंडोनेशिया के बीच बिजनेस व्यापार होता था जलमार्ग के द्वारा, इस चीज के कारण जो है इसको याद करते हुए स्मृति के रूप में यह एक बाली यात्रा त्योहार मनाया जाता है, जिसे बोईता बंधन उत्सव कहा जाता है। इसमें लोग क्या करते हैं, पानी में कागज की रंगीले नोट बनाकर तैराते हैं, जैसे हम लोग बचपन में किया करते थे। इसके अलावा यह महानदी के किनारे होगा तो मतलब महानदी होगा। बल्लम काली, जिसे केरल में नौ दौड़ या सर्प नौ दौड़ भी कहते हैं, स्नेक बोट रेसिंग भी कहते हैं, ये ओणम त्योहार के दौरान, ओणम एक त्योहार है केरल में, काफ़ी फेमस है, फसल से संबंधित है। इसमें महाबली या भगवान विष्णु को याद किया जाता है, तो उसी के दौरान आयोजित करवाया जाता है। ओणम 10 दिनों तक चलती है, ध्यान रखेंगे। विश्व की सबसे बड़ी पशु मेला सोनपुर पशु मेला, ये कहाँ पे होता है, बिहार में होता है ना। अगर आपसे नदी को रिलेट करके पूछे तो आप कहेंगे ये गंगा और गंडक के संगम पर होता है, न तो गंगा न तो गंडक, ये संगम पे होता है, मिली जुली है ना। इसके अलावा इसे हरिहर क्षेत्र मेला भी कहा जाता है और ये दुनिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, इसे ध्यान रखेंगे।
पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध गंगा सागर मेला, ये हुगली नदी और जहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, जहाँ नदी की पानी समुद्र में आके मिलेगी हुगली नदी का, है ना, तो ऐसी स्थान पे जो है गंगा सागर मेला का आयोजन किया जाता है। और ये कब होती है, तो मकर संक्रांति के समय होती है। पिछला एनटीपीसी में डायरेक्ट यही पॉइंट पूछा गया है कि गंगा सागर मेला का आयोजन किस त्योहार या कौन से अवसर पे किया जाता है। माजुली फेस्टिवल, ये ब्रह्मपुत्र नदी में जो माजुली आइलैंड है वहाँ पर करी जाती है। माजुली फेस्टिवल असम के अंदर होती है। इनके अलावा इलाहाबाद में कुंभ जो है ये गंगा जमुना संगम, सरस्वती भी कहिए, यानी त्रिवेणी संगम पर होती है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे होती है। नासिक में गोदावरी नदी के किनारे होती है तथा हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। 2027 में जो कुंभ मेला होगा ये आपका महाराष्ट्र के नासिक में होगा। उड़ीसा के अन्य प्रमुख त्योहारों में आएंगे कोणार्क नृत्य महोत्सव होगा, नौखाई त्योहार होगा, नवकलेश्वर महोत्सव होगा, भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा होगा, धनु यात्रा होगा, रजा पर्व होगा, पाना संक्रांति जो उड़ीसा का न्यू ईयर है ये भी याद रखेंगे। सर्दी हो गया, अरे बाप रे बाप। अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान की अनुसूची तथा उनसे संबंधित विषयों से जो है आपको मैच करना है, मिलाना है। यहाँ पे 4 गो दिया गया है। 8वीं अनुसूची दिया गया है, 9वीं दिया गया है, 3री और 5वीं दिया गया है। आइए यहाँ पे देखते हैं। जो 8वीं अनुसूची है, आप सभी को पता है कि ये भाषा से संबंधित है, तो इसे भाषा वाले में मैच करेंगे। जो भूमि सुधार है ये 9वीं अनुसूची है ना, ये 9वीं से मैंने यहाँ पे लिख दिया है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार अपने आप में सही मैच है। 8वीं अनुसूची ये आपका भाषा से संबंधित है ना। 3री अनुसूची में क्या है, जो बड़े बड़े अधिकारीगण हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश इत्यादि, इनके शपथ प्रतिज्ञान से संबंधित है ना। इसके अलावा जो आपका एक और कौन सा है, 5वीं अनुसूची है। 5वीं अनुसूची आपका किससे है, जो जनजातीय क्षेत्र की व्यवस्था है उससे है। तो इस प्रकार से आप मैच कर लेंगे, मैंने यहाँ पे लिख के आपको बता दिया है। संविधान निर्माण के समय संविधान में कितने अनुसूचियाँ थी, तो आप कहते हो 8 था। आर्टिकल कितने थी, 395 था। और भाग कितना था, तो 22 था। ठीक है भाई। वर्तमान में ये आंकड़ा कैसे बदले हैं, तो जो आर्टिकल है ये 470 से अधिक हो गए हैं। जो संविधान के भाग है वो तो है तो 22 ही, लेकिन ये 25 भागों में विभक्त हो गया है। कैसे विभक्त हो गया है, 4 से 4 का ए बना, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। 9 से 9 का ए बना, नगर निगम को जोड़ा गया। और 9 से 9 का बी बना, सहकारी समिति को जोड़ा गया। तो 22 ही है, लेकिन 3 और एडिशनल आ गया, तो 25 भागों में विभक्त हो गए। और जो अनुसूचियां पहले 8 गो हुआ करता था वो वर्तमान में क्या गो हो गए, 12 गो हो गया। ठीक है। 5 अनुसूची में क्या है, जो आपका जनजातीय क्षेत्र है वहाँ की प्रशासन के बारे में उपबंध करता है। आर्टिकल 244 इससे संबंधित है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है। ज्ञात है कि जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय मात्र 14 भाषाओं को दर्जा प्राप्त था। बाद में संवैधानिक संशोधन के द्वारा अलग अलग भाषाओं को दर्जा दिया गया और आज तक 22 भाषा को दर्जा प्राप्त है। तो 8 आया संशोधन के द्वारा। आपका 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को दर्जा दिया गया था, ये सबसे पहली बात हुई। फिर हमारा 71वां संविधान संशोधन के द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को दर्जा दिया गया था। फिर क्या होता है इन दोनों को जोड़ने का, तो 2 और 7 2 9। 92वां संविधान संशोधन के द्वारा मैथिली, बोडो, संथाली और डोगरी भाषा को दर्जा दिया गया था। तो 4 3 7 और 1 8, 14 8 22 है ना। संविधान के 9वीं अनुसूची जो है ये भूमि सुधार से संबंधित है। और अभी मैंने A to Z संशोधन पढ़ा दिया है 1 से लेकर 106 तक, है ना। तो वहाँ पे पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था और ये भूमि सुधार से संबंधित थे। संविधान के 3री अनुसूची विभिन्न मंत्रीगण के द्वारा ली जाने वाली शपथ प्रतिज्ञान से है। संविधान के प्रथम अनुसूची में राज्यों के नाम तथा उनके न्यायिक क्षेत्र, साथ ही साथ संघराज्य क्षेत्र का सीमा और नाम इत्यादि के बारे में जो है चर्च देखने को मिलता है। भारतीय संविधान की अनुसूची 2 जो है वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा का अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इनके वेतन भत्ता संबंधित जो है बात कहाँ पर कहा गया है, तो अनुसूची 2 में। ज्ञान प्रतिज्ञान या शपथ 3 में कहा गया है। 1 में क्या हो गया, नाम हो गया, सीमा का नामकरण हो गया, क्षेत्र हो गया। ठीक है। संविधान के 4थी अनुसूची में क्या है कि भाई
जो केंद्र शासित प्रदेश है, जो यूटी है, उनके लिए राज्यसभा के अंदर सीटों का आवंटन है, सीटों का आवंटन है ना। इनके अलावा छठी अनुसूची में क्या है, पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्य जो स्पेसिफिक है, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना। ऐसा नहीं कि सभी के सभी इसमें डाल देना, है ना। तो इन राज्यों के क्या करते हैं, जनजातीय क्षेत्र के बारे में अलग से उपबंध किया गया है ना। 7वीं अनुसूची में तीनों सूची आपको देखने को मिल जाएगा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यानी दूसरे शब्दों में कहे तो 7वीं अनुसूची में केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा रखा गया है। ठीक है भाई। अब देखिए संघ सूची जो है, राज्य सूची जो है, समवर्ती सूची जो है, इस पे कौन कौन कानून बना सकते हैं मैं कई बार आपको बता दिया हूं, और किस में कितना विषय है ये भी बता दिया हूं। सबसे अधिक विषय हो जाएगा संघ सूची में, वर्तमान समय तक 100 विषय है। उसके बाद दूसरे स्थान पे 61 विषय के साथ राज्य सूची, और सबसे कम 52 विषय के साथ समवर्ती सूची है। ठीक है भाई। इसके अलावा 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में ऐड किया गया था, और ये दल बदल से संबंधित है। होमवर्क आपके लिए है, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है क्रमशः। जैसे ये मान लीजिए शिक्षा से संबंधित है 11वीं, 12वीं आपका जो है कानून से संबंधित है। जो भी आपके आंसर है लिखिएगा, है ना, कॉमा डाल के। इसके अलावा बडिंग, मुकुलन, ओवम, विखंडन, मेरुरज्जु, स्पाइनल कोड में कौन सा एक प्रजनन तंत्र से संबंधित अंग या शब्द नहीं है। तो स्पष्ट दिख रहा है कि जो स्पाइनल कोड है वो रीढ़ की हड्डी से जुड़े हुए मस्तिष्क से जुड़ा हुआ पार्ट होता है। तो ये भैया जो है ये प्रजनन तंत्र का विषय नहीं है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड, है ना, स्पाइनल कॉर्ड हो जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड जो है ये तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आती है, जो प्रवृत्ति क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है। बहुत सारे बच्चे जानते ही नहीं। देखिए प्रवृत्ति क्रिया क्या होती है, जैसे आप अचानक चल रहे हो, रोड पे चल रहे हो, अचानक सांप आ गया आपके टीन के नीचे, थोड़ा शाम का समय था, आपने देखा नहीं। जब सांप को आप देखा तो कैसा स्थिति हो जाता है, वही है प्रवृत्ति क्रिया। तो उस समय जो एक्शन लेता है आपका बॉडी, है भाई, पीछे हटो, है ना। तो ये झटके से जो पीछे हटते हो ना, वही काम कर रहा है आपका स्पाइनल कॉर्ड, है ना। वैसे तो सभी चीज़ मस्तिष्क करते हैं, लेकिन उतना समय नहीं होता है कि यह सूचना मस्तिष्क तक पहुंचा जाए, उससे पहले झपट करके एक्शन स्टार्ट कर देता है स्पाइनल कॉर्ड, है ना। तो इसीलिए यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि भाई प्रवृत्ति क्रिया या रिफ्लेक्शन वाला जो एक्शन होता है उसको कौन नियंत्रित करते हैं, तो आप कहते हो स्पाइनल कॉर्ड, है ना। मुकुलन, ये मैं पहले पढ़ा रखा हूँ, मुकुलन वर्डिंग कहते हैं इसको। यह एक अलैंगिक जनन का प्रकार है। जैसे कि जनन 2 प्रकार के होते हैं, एक लैंगिक जनन होते हैं, स्तनधारियों में ज़्यादातर लैंगिक जनन होते हैं, और एक होता है आपका अलैंगिक जनन, है ना। तो भैया ये अलैंगिक जनन के अंदर मुकुलन भी आता है ना। इसके अलावा विखंडन भी आता है। तो मुकुलन क्या होती है ना, कि भाई इसमें जो मादा होते हैं या फिर जो जनन कोशिका होते हैं उसके बॉडी पे एक मुकुल बन जाता है, जिसे बड कहते हैं, उभार टाइप से आने लगता है, जो बाद में एक पूर्ण जीव बन जाता है ना। इसे मुकुलन प्रोसेस से जन्म लेना कहते हैं। और इस प्रकार की प्रोसेस जो है ईस्ट में होता है, हाइड्रा में होता है। ठीक है भाई। ये डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है, हाइड्रा और ईस्ट में जनन प्रक्रिया संभव होती है मुकुलन से, है ना। इसके अलावा विखंडन लिख देगा, इसके अलावा, है ना, इसके अलावा आपको लिख देंगे लैंगिक जनन से। तो आप क्या कहोगे, मुकुलन से होता है ना। इसके अलावा विखंडन, ये भी आपका अलैंगिक जनन का ही एक पार्ट है। विखंडन नाम से स्पष्ट है कि इसमें कोई चीज़ टूट रहा होगा। तो इसमें जब जीवों की जो उत्पत्ति होती है तो उसके शरीर जो है टूट जाते हैं और उससे नए जीव निकलते हैं ना, विखंडन। इस प्रक्रिया से जो है अमीबा, जीवाणु इत्यादि अपना जो है जनन का कार्य संपन्न करते हैं। ठीक है। अब ओवम क्या है, अंडाणु हिंदी में बोलते हैं, नाम से स्पष्ट है अंडाणु। ये फीमेल में पाए जाएंगे, है ना। फीमेल में ओवरी की संख्या कितनी होती है ये भी पूछा गया है पास्ट में, तो बताएंगे 2, है ना। ओवरी में ही ओवम का निर्माण होता है, यानी अंडाणु का निर्माण होता है ना। अब देखिए ये जो आपका अंडाणु है ना, ये जो आपका अंडाणु है, ओवम है, ये स्पर्म से मिलता है, स्पर्म मेल के तरफ से मिलता है, और ये ओवम फीमेल के पास है। ये दोनों जब मिलता है ना, तो दोनों जब मिलता है और फर्टिलाइज होने के बाद किस चीज़ का निर्माण करते हैं, जायगोट का निर्माण करते हैं। क्या बोलते हैं, जायगोट, है ना, जायगोट का निर्माण करते हैं। और इस जायगोट का अगला स्थिति है भ्रूण। यहाँ पे क्वेश्चन भी आता है ना। जैसे कि आप सभी को पता है कि स्तनधारियों में जो कोशिका विखंडन होता है वो क्या होता है, अर्धसूत्री की समसूत्री। तो आप कहते हो कि भ्रूण के बाद समसूत्री होता है, लेकिन जो आपका स्पर्म वगैरह है ना, ये अर्धसूत्री विखंडन से जो है प्राप्त होता है मेल के अंदर। ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे दोनों चीज़ होगा,
ठीक है, नहीं समझे? देखिए स्पर्म में जो कोशिका विभाजन होता है गर्भावस्था में समसूत्री विभाजन होती है ना। जैगोट के बाद जो भ्रूण होती है वहाँ पे जो सेल डिवीजन होकर एक जीव तैयार हो रहा है तो वहाँ पे आपका समसूत्री विभाजन होगा, मिटोसिस डिवीजन होगा। और जो आपका सेक्स सेल का निर्माण होता है यानी मेल में जिसे अपन स्पर्म कहते हैं, फीमेल में जिसे अपन ओवम कहते हैं, वो आपका जो है अर्धसूत्री विभाजन की प्रोसेस से मिलती है यानी मेयोसिस डिवीजन से मिलती है। आई होप आप दोनों बात को अच्छे से समझे। फिर से बताता हूँ, ये स्पर्म और ओवम जो है ये क्या है, ये मेल का है, ये क्या है, फीमेल का है। तो इसका जो निर्माण होता है ये आपका अर्धसूत्री विभाजन से होती है सर, है ना, अर्धसूत्री विभाजन से होती है। और जो भ्रूण जब बन जाता है, जब बच्चा पैदा, भ्रूण के बाद बच्चा होगा तो भ्रूण के बाद की जो प्रक्रिया होती है, जो सेल डिवीजन होती है वो आपका होती है समसूत्री विभाजन, वहाँ पे होती है। तो दोनों विभाजन दर्शाते हैं, ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है कि स्पर्म और ओवम कहाँ पे मिलता है, तो फैलोपियन ट्यूब में मिलता है। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन और भी दिए रहते हैं और सभी मिलता जुलता लगभग रहता है, लेकिन आप क्या कहेंगे, फैलोपियन ट्यूब में जो है मिलता है कहेंगे, है ना। और यहीं पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद जाइगोट का निर्माण होता है, फिर भ्रूण का निर्माण होता है, फिर बच्चा का निर्माण होता है, फिर वयस्क बनता है और फिर क्या होता है सभी जानते हैं, दुनिया का जो अंत है ना। इनके अलावा प्लेसेंटा के द्वारा बच्चों का पोषण और उत्सर्जन से जो कार्य है वो संपन्न होता है प्लेसेंटा के द्वारा, जो जन्म के बाद जनरली काटते हैं, है ना। इनके अलावा वित्त मंत्रालय के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 24-25 में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद कितना है, वास्तविक जीडीपी कितना रहा था। जो वित्त मंत्रालय के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट होता है उसके अनुसार 6.4% 24-25 के लिए जो अभी बीत गए हैं, है ना। अब हम लोग किस में जी रहे हैं, हम लोग 25-26 में जी रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भारत में हर वर्ष कौन प्रकाशित करता है, वित्त मंत्रालय प्रकाशित करता है। और ये रिपोर्ट को तैयार करने में जो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार होते हैं यानी जो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार जिसे आप कह सकते हैं, उसका जो है मशवरा या फिर सलाह लिया जाता है, यानी इनके निगरानी में होते हैं। इनके अलावा वित्त वर्ष 2026 में, है ना, यानी 25-26 में भारत की जीडीपी 6.3% से 6.8% तक रहने का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 23-24 को भी मैं मुद्रास्फीति बता दूं और जो करंट अभी बीत गया है उसका भी मुद्रास्फीति बता दूं, क्योंकि मुद्रास्फीति थोड़ा पीछा से पूछा गया है, ऐसा देखा गया है ना। तो 23-24 में जो मुद्रास्फीति रहा है 5.4% रहा है और 24-25 में जो मुद्रास्फीति रहा है 4.9% रहा है। यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, खुदरा महंगाई दर या मुद्रास्फीति दर दोनों एक ही होता है क्या सर? तो दोनों एक ही होता है। जब खुदरा महंगाई दर को आपका परसेंटेज में ले आओगे तो उसे मुद्रास्फीति दर कहते हैं। मुद्रास्फीति क्या होती है, महंगाई होती है, तो उस हिसाब से भी आप जो है अंदाजा लगा सकते हो। वर्ष 2024-25 में देश की राजकोषीय घाटा क्या होता है, जितनी प्राप्ति उससे ज़्यादा खर्च, है ना। तो जो राजकोषीय घाटा रहा है ये जीडीपी का 4.9% रहने का अनुमान है। कब? 2024-25 में, जो साल बीत गया है। अब देखिए, अगर अलग से आपसे पूछे कि भाई एनएसओ के अनुसार, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि कितनी है, तो भी आप कहेंगे 6.4%। तो इस रिपोर्ट के अनुसार कहे चाहे एनएसओ के अनुसार कहे, जो बीत गया साल 24-25 उसका जीडीपी 6.4% ही रहा है ना। 2024 में वर्तमान मूल्य पर समग्र जीवीए, जो 2024 में बीता है, वर्तमान मूल्य पे जो टोटल जीवीए का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है। में प्राथमिक सेक्टर, अभी मैं प्राथमिक सेक्टर कहूँगा मतलब कृषि से, है ना। प्राथमिक सेक्टर में क्या आता है, कृषि, खनन, ये सब आता है। याद रखने की तरीके बता दिया हूँ। जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है वो क्या है, प्राथमिक सेक्टर है ना। जो ज़मीन से जुड़ के कोई कारखाना में अलग रूप ले रहा है तो सेकेंडरी सेक्टर है। अब प्राथमिक सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को चलाने के लिए जो मुद्रा या फिर परिवहन इत्यादि की व्यवस्था करता है वो क्या है, तृतीयक सेक्टर, जिसे सेवा क्षेत्र कहते हैं, जैसे परिवहन, बैंकिंग इत्यादि। तो जो भाई 2024 में जीवीए रहा है, प्राथमिक सेक्टर से 17.7% रहा है, द्वितीय सेक्टर से 27.6% रहा है और तृतीय सेक्टर से 54.7% रहा है। तो अगर आपसे क्वेश्चन करें कि देश में सबसे ज़्यादा जीडीपी योगदान या जीवीए योगदान में सबसे अधिक किस सेक्टर का योगदान रहता है, तो आप कहेंगे थर्ड सेक्टर का, सेवा क्षेत्र का। जीवीए का फुल फॉर्म क्या होता है, सूत्र क्या होता है, टोटल इनपुट आउटपुट, टोटल प्राप्ति माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, है ना। मध्यवर्ती जो आपका उपभोग होता है उसको घटा दिया जाता है टोटल आउटपुट में से, तो जीवीए निकलता है ना। जीवीओ को जीडीपी के टर्म में भी आप सूत्र में रख सकते हो। जीवीए बराबर होता है जीडीपी प्लस सब्सिडीज ऑन प्रोडक्ट माइनस टैक्स ऑन प्रोडक्ट।
जीडीपी जितना आया और जो सरकार के द्वारा सब्सिडी मिला उसको जोड़ देते हैं और जो टैक्स उस पर लगा उसको घटा देते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं, जीवीए कहते हैं। जीडीपी के गणना करते समय हम किसे शामिल नहीं करते, ये बहुत बार पूछा जाता है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, मध्यवर्ती उपभोग या मध्यवर्ती वस्तुओं को जो है या फिर इनपुट को हम जो है नहीं जोड़ते हैं जीडीपी के गणना करते, क्योंकि इससे जो है दोहरी गणना हो जाएगी। पृथ्वी जलवायु प्रणाली का हिस्सा है जिसमें बर्फ, समुद्र में जमी हुई बर्फ, ग्लेशियर, हिमखंड इत्यादि शामिल है। इसे क्या कहा जाता है, ठीक है भाई। पृथ्वी जलवायु प्रणाली का वह हिस्सा जिसमें बर्फ, समुद्र में जमा हुआ बर्फ, हिमखंड इत्यादि को क्या कहेंगे इकट्ठे, तो इसे कहेंगे हिममंडल या क्रायोस्फीयर कहेंगे, ठीक है। पृथ्वी पर वह क्षेत्र जहां जीवन विद्यमान होते हैं उसे जैव मंडल कहा जाता है, बायोस्फीयर कहा जाता है। पृथ्वी के 4 परिमंडल होते हैं। देखिए, भूमंडल होते हैं जिसे स्थल मंडल भी कहते हैं या लिथोस्फीयर भी कहते हैं। इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर थोड़ा और टटोलेगा तो आपसे ऑप्शन थोड़ा अलग दे देगा कि भाई स्थल मंडल किसे कहा जाता है। मेंटल और क्रोड को कहा जाता है, भूपपटी और मेंटल का ऊपरी भाग को कहा जाता है। तो यही आंसर सटीक होगा, भूपपटी। यानी क्योंकि आप जानते हैं कि जो पृथ्वी का है ना लेयर है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है। भूपपटी होता है, फिर मेंटल होता है और लास्ट में क्या होता है, क्रोड होता है। तो जो आपका लिथोस्फीयर है ये भूपपटी पर तो होता ही है, साथ ही साथ मेंटल का ऊपरी भाग जिस पे भूपपटी जो है बैठा हुआ है, तो ये दोनों आ जाएगा लिथोस्फीयर में, ठीक है भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 3 लेयर में आप देख के देखिए ना, तो कहीं ना कहीं तो बैठा होगा ना, है ना। तो मेंटल का ऊपरी भाग और भूपपटी ये कहाँ पे आ जाएगा, भूमंडल का भाग आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा वायुमंडल, इसके 5 लेयर हैं जो हम अलग अलग पढ़ते हैं, क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, बहिर्मंडल, आयनमंडल। इसके अलावा जलमंडल, जलमंडल आप देख रहे हैं, है ना, ये और जीव मंडल, बायोस्फीयर। अब देखिए यहाँ पे जो चौथा मंडल है ना ये दिखता नहीं है। ये जो जीव मंडल है, जीव मंडल ऐसे जगह को कहते हैं जहाँ पे जीव जंतु रहते हैं, ठीक है। अब ये जीव मंडल यानी ये जीव जंतु को रहने के लिए वायुमंडल भी चाहिए, भूमंडल भी चाहिए, जलमंडल भी चाहिए। यानी इन तीनों पे डिपेंड रहता है आपका क्या, जीव मंडल, ठीक है भाई। इन तीनों के जो है मतलब मिली जुली सहयोग से ही जीव मंडल या बायोस्फीयर पनपते हैं, ठीक है। ऐसे समझेंगे, इस इमेज से स्पष्ट है। देखिए ये है बायोस्फीयर जहाँ पे जीव जंतु, यहाँ पे जो है पौधा है, ये भी एक प्रकार का जीव है, और ये तीनों पे जो है तीनों इसको बराबर योगदान दे रहा है ना। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे लिखा है पृथ्वी के जीव मंडल के 3 प्रमुख घटक होते हैं, स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल। अब इस जीव मंडल के 3 प्रमुख घटक है ना, इन तीनों पे डिपेंड होते हैं। वैसे टोटल मंडलों की संख्या कितने होते हैं, 4 होते हैं। पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जैविक, बायोटिक, अबायोटिक, अजैविक, ठीक है। जैविक वो होता है जिसमें जान होते हैं, अजैविक वो होते हैं जिसमें जान नहीं होते हैं। हवा, पानी, मिट्टी, तापमान, इसमें कोई जान नहीं होते हैं, है ना। सीधा सीधा याद रखना। पृथ्वी के 5 वायुमंडलीय परत होते हैं जिसमें सबसे नीचे वाले को अपन कहते हैं क्षोभ मंडल, उसके ऊपर जाएंगे समताप मंडल, उसके ऊपर जाएंगे मध्यमंडल, इसके ऊपर जाएंगे आयन मंडल या तापीय मंडल कहते हैं, और सबसे ऊपर वाले को बहिर्मंडल या बाहरी मंडल कहते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में क्षोभ मंडल को अधोमंडल भी कहा जाता है ना। सभी प्रकार की जितनी मौसमी घटना होगा, बारिश आना, बिजली कड़कना, तेज झांझा वगैरह, ये सभी के सभी कहाँ पे आएंगे, आपके क्षोभ मंडल के अंदर आती है। सबसे कम हाइट 13 से 16 किलोमीटर की हाइट क्षोभ मंडल का ही है ऊंचाई, ठीक है। सबसे कम हाइट है इसकी, है ना। इस मंडल में क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी ऊंचाई बढ़ेगी आपका टेम्परेचर जो है घटता जाएगा। अर्थात अगर लगभग आप 165 मीटर ऊपर जाएंगे, है ना, 165 मीटर जो है अगर आप ऊपर चले जाते हैं तो 1 डिग्री टेम्परेचर का जो है डिक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा समताप मंडल, ये क्षोभ मंडल का ऊपरी भाग समताप मंडल है। इसी समताप मंडल में ओजोन परत स्थित है, ओजोन का लेयर स्थित है। ये ओजोन लेयर क्या करता है, परावैंगनी जो किरण होती है, यूवी रे जो होता है, अल्ट्रावायलेट रे जो होता है, उससे हमारी रक्षा करती है। समताप मंडल में हवाई जहाज इत्यादि उड़ने के लिए आदर्श स्थिति उत्पन्न होती है। मध्य मंडल वायुमंडल की ठंडी परत है, मध्य मंडल ये काफ़ी ठंडा होता है। आयन मंडल में क्या होता है, रेडियो संचार इत्यादि प्रावर्तित या जो है संचालन करने के लिए आदर्श स्थिति उत्पन्न होती है। और जो सबसे बाहरी वाली लेयर है, बाहरी मंडल, वहाँ पे हीलियम इत्यादि गैस की प्रधानता होती है। बस इतनी सी बात याद रखनी है। इनके अलावा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, 23 अगस्त को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन, जो हॉकी के जादूगर भी कहलाते हैं। प्रतिवर्ष हथकरघा दिवस राष्ट्रीय स्तर पर 7 अगस्त को मनाया जाता है, और 7 अगस्त के दिन भाला फेंक दिवस भी मनाते हैं इंडिया के अंदर। इसके अलावा प्रतिवर्ष 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है। पर्वतारोहण
पर्वतारोहण, है ना। इसके अलावा नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पे है, आप लोग जरा कमेंट करना, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पे है। याद आया पर्वतारोहण से, आपको भी ऐसे ही याद आना चाहिए क्वेश्चन और आंसर। इनके अलावा 12 अगस्त को युवा दिवस मनाया जाता है, विवेकानंद माफ कीजिएगा, विश्व युवा दिवस मनाया जाता है, और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है विवेकानंद साहब के जन्मदिन पे। 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस के रूप में मनाते हैं। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस, जबकि 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुआ था और प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत 1992 में हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है, महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन साबरमती से दांडी तक शुरू किया गया था। दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है, तो दांडी जो है ये गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है, नवसारी में। और ये नवसारी जिला जो है ना, यहाँ पे कढ़ाई का काम भी होता है, कढ़ाई का, जरी का काम होता है, जरी का, है ना, जो साड़ी इत्यादि पे करी जाती है। सूरत में भी होती है, वैसे नवसारी में भी होती है, याद दिलाने के लिए बता दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे दांडी मार्च भी कहा जाता है, इस आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुआ था। गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुई थी, और बाद में जो आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मनाए ना, ये भी यहीं से स्टार्ट किया गया था, साबरमती आश्रम से, ठीक है। तो दोनों बात ध्यान रखना। इसमें कुल 78 लोग जो है शामिल हुए थे, किसमें, दांडी मार्च में। गांधी जी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इस आंदोलन में गांधी जी ने डू और डाई का नारा भी दिए थे, करो और मरो का नारा दिए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी को महिला भागीदारी के लिए प्रेरित करने वाले जो महिला लीडर थे, उनका नाम था कमला देवी चट्टोपाध्याय। वहीं पर अरुणा आसफ अली जो है, ये गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन में सपोर्ट किए थे, है ना, ध्यान रखेंगे। तो इन दोनों महिलाओं को भी ध्यान रखेंगे और आंदोलन का नाम रिलेट करके गांधी जी को, ठीक है। इनके अलावा हड़प्पा कालीन स्थल लोथल, ये गुजरात में है, सभी को पता है, तो ये अहमदाबाद जिले में है। और जो धोलावीरा है ये भी गुजरात में है, ये कच्छ जिले में है। ये दोनों हड़प्पा कालीन स्थल है। इनके अलावा हड़प्पा कालीन सबसे दक्षिणी स्थल दायमाबाद, ये हड़प्पा जितना भी साइट है ना, तो पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। पूर्वी क्या बताया हूँ, अलीराजपुर। पश्चिमी क्या बताया हूँ, सुरकोतदा। दक्षिणी क्या बताया हूँ, दायमाबाद। और उत्तरी क्या है, मांडा, ठीक है। तो मांडा जम्मू कश्मीर में है, अलीराजपुर उत्तर प्रदेश में है, सुरकोतदा पाकिस्तान में है, और दायमाबाद महाराष्ट्र में है। तो ये जो दायमाबाद है ये आपका कहाँ पे, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा। प्रसिद्ध मुंद्रा पोर्ट, ये गुजरात में है, तो ये गुजरात के कच्छ में स्थित है। मोढेरा का सूर्य मंदिर, ये मोढेरा एक गांव का नाम है, और ये इंडिया में पहला सौर ऊर्जा से संचालित गांव भी है। और सौर ऊर्जा से संचालित शहर कौन सी है, सांची है, ठीक है। और सौर ऊर्जा से संचालित पहला एयरपोर्ट कौन सा है, कोचीन एयरपोर्ट है, ठीक है। तो ये कुछ सौर ऊर्जा वाली बात हो गया। सौर ऊर्जा से संबंधित योजना कौन है, रूफटॉप योजना में, है ना। प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना में कितनी बिजली मुफ्त दी जाती है, 300 यूनिट तक, ये भी सौर ऊर्जा से संबंधित है ना। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो है मुख्यालय कहाँ पे है, गुड़गांव में है, तो ये भी सौर ऊर्जा से संबंधित है। सौर ऊर्जा कैसा ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। तो ये कुछ सौर ऊर्जा वाली बात हमने कर लिया। आते हैं यहाँ पे, तो मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है ये गुजरात के मेहसाना जिला में है, इसे भी ध्यान रखेंगे। फरवरी 2025 में भारतीय मूल के अमेरिकी गायिका जिनका नाम है चंद्रिका टंडन, इन्हें ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। मैं क्वेश्चन आंसर दोनों बोल दिया हूँ। चंद्रिका टंडन आंसर है, जिन्हें अभी अभी ग्रैमी अवार्ड दिया गया। ये भारतीय मूल के अमेरिकी गायिका और बिजनेस वूमेन है, ठीक है। और ये जो पेप्सिको के भूतपूर्व पेप्सिको से जुड़ी रही थी इंदिरा नूई, तो उनकी बहन है ना, ये ध्यान रखेंगे भाई। एक का नाम या टंडन, दूसरा का नाम नूई, यहाँ बड़े लोगों में होता है भाई, है ना। इनके अलावा चंद्रिका टंडन को उनके एल्बम त्रिवेणी जो वैदिक मंत्रों पर आधारित है के लिए उन्हें 2025 का ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चंद्रिका टंडन इंदिरा नूई की बहन है, ठीक है। भारत के लिए पहली बार ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली महिला जो है ये तन्वी शाह थी। इनको जो है 2010 में फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर के लिए, जिसमें AR रहमान वगैरह को भी मिला था क्या, ये आपका ग्रैमी अवार्ड, तो उनको भी, तन्वी शाह को भी मिला था। तो जो गीत था जय हो, है ना, इसको स्पेनिश रूपांतरण के लिए तन्वी शाह को दिया गया था। और इस प्रकार ये प्रथम वुमेन बनी इंडिया, भारतीय मूल की, जिन्हें यह प्रकार की अवार्ड मिली है। भारत के लिए सर्वप्रथम ग्रैमी अवार्ड 1968 में पंडित रविशंकर साहब जो है वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए जीते थे। पंडित रविशंकर साहब सितार वादन से संबंधित है, और पंडित रविशंकर साहब को टोटल अपने लाइफ में 5 ग्रैमी अवार्ड मिला है। 2024 में एक साथ 3 ग्रैमी अवार्ड सहित कुल 5 ग्रैमी अवार्ड के विजेता, है ना, जाकिर हुसैन साहब थे, जो अब हमारे बीच नहीं है। जाकिर
हुसैन साहब जो है ना तबला से संबंधित रहे, तबला से, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। अल्लाह रखा कुरैशी जो थे उनके पुत्र थे जाकिर हुसैन साहब। अल्लाह रखा खान भी जो है तबला से संबंधित हुआ करते थे। भारत के लिए सबसे पहले ऑस्कर जो है भानु अथैया मैडम जीती थी, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये थे आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न और आखिरी आंसर। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, है ना, और नियमित पढ़ाई करें, क्योंकि नियमित पढ़ेंगे तभी जो है कुछ होगा। मैं खुद ही बहुत स्लो पढ़ाता हूँ, सप्ताह में जो है 2-3 वीडियो ही लाता हूँ, क्योंकि आपका जो एग्जाम है एनटीपीसी का, ये मुझे लगता है कि जून से पहले नहीं होने वाला है, कुछ भी खबर नहीं आ रही है ना। तो मैं धीरे धीरे ही पढ़ाऊँगा, और मैं बहुत ज़्यादा साल भर नहीं पढ़ाता जी, एक आध सीरीज ही पढ़ाता हूँ, और इसी की बदौलत एग्जाम में रिजल्ट दिलाता हूँ। तो आप लोग जो है बढ़िया से पढ़िए, मॉक टेस्ट लगाइए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक क्लिक करके कंटेंट को एक छोटी सी फी अदा करके बाय कर सकते हो और अपने जर्नी को आसान कर सकते हैं। जय हिंद।